आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathon Go for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathon Go बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hi everyone, welcome back once again. तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जर्नी को और आज हम सॉल्व करेंगे 2023 के टॉप पीवाईक्यूज। ठीक है, देखिए अब 2023 के पीवाईक्यूज के साथ साथ कुछ और भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। कुछ नई चीजें हम सीखेंगे, कुछ एनसीईआरटी के बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में, और बहुत सारे बच्चे, मतलब इवन आई थिंक काफी सारे टीचर भी उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कराते हैं, बट दे हैव द पोटेंशियल टू बी आस्क्ड इन द फ्यूचर एग्जाम्स, राइट। तो उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे हम। आप आज काफी नए कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसके साथ साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके 30 सेकंड में आंसर देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें बताना है कि किस सेट में एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार चैट में आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा सही। और ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको लगता है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, क्योंकि 2024 के सेशन में हमने देखा था कि इसे 15 में से अराउंड 13 क्वेश्चन हमने डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में ढूंढ लिए थे। तो आज के सेशन में भी हम वो एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए बच्चे, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, पर करेगा एट अ टाइम किसी एक के थ्रू डोनेट। जैसे अगर आप न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें, साइनाइड की बात करते हैं, तो वो कार्बन के थ्रू भी अटैक करता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है, पर दोनों से नहीं करेगा ना इकट्ठे, या तो कार्बन के थ्रू करेगा या नाइट्रोजन के थ्रू करेगा। ओके, तो वैसे ही साइनाइड को या NCS को, ठीक है, SCN नेगेटिव को, राइट, इनको आप बोल सकते हो नाइट्रो है, NO2 नेगेटिव, इट कैन अटैक थ्रू नाइट्रोजन और इट कैन अटैक थ्रू ऑक्सीजन। तो ये होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड के बारे में क्या एनसीईआरटी कुछ बोलती है? यस, डेफिनेटली बोलती है। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। जब ऑक्सीजन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है इसको नाइट्राइटो O कहते हैं, और जब नाइट्रोजन के थ्रू बन रहा है इसको नाइट्राइटो N कहते हैं। वैसे देखो, थायोसाइनेटो जब सल्फर के थ्रू बॉन्ड बना और जब नाइट्रोजन के थ्रू बना तो आइसोथायोसाइनेटो। तो उसके अकॉर्डिंग बड़े यहां पर C2O4 नेगेटिव की बात करें तो दिस इज, दोनों यहां पे जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन ही है। इट्स अ बाइडेंटेट, इट इज नॉट एम्बीडेंटेट। ठीक है, दोनों के थ्रू अटैक करेगा तो ये आपका बाइडेंटेट है। कुछ केसेस में ये फ्लेक्सीडेंटेट भी हो सकता है। फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेट होता है कि उसकी जो डेंटिसिटी है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे बाइडेंटेट है वो, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो दो ही बॉन्ड बनाए। कभी कभी रिक्वायरमेंट अगर वहां पे ऐसी है कि हमें एक ही बॉन्ड चाहिए, तो होता है कि एक सेंटर से बॉन्ड ना ही बने, राइट। तो वो फ्लेक्सिबल रखते हैं अपनी डेंटिसिटी को, कि जरूरी नहीं है यार कि मैं ट्राइडेंटेट हूं तो मैं 3 ही बॉन्ड बनाऊंगा। मे बी अगर आपको 2 की जरूरत है तो दो ही बना लेते हैं, तीसरा नहीं बनाते, राइट। देन इथाइलिन डायमीन की बात करें बच्चे, तो इथाइलिन डायमीन भी क्या होता है आपका, दोनों नाइट्रोजन के थ्रू, तो ये भी आपका बाइडेंटेट है। एंड देन H2 की बात करें, सिर्फ एक ही डोनर एटम है ऑक्सीजन। तो इस सेट में कोई भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। सेकंड की बात करें SCN नेगेटिव, आ गया ना ये एनसीईआरटी के एग्जांपल। अगले वाले में देखो NO2 नेगेटिव, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट में भी NO2 और NCS दोनों दे रखे हैं। तो बाकी सेट्स में एटलीस्ट वन ऑफ द लिगेंड इज एम्बीडेंटेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 6.06 बोहर मैग्नेटन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज। डिसेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक 45 टू 50 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये माइंड में भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन बच्चा चैट में सबसे जल्दी आंसर इसका देगा। ठीक है, माइंड में सॉल्व करने को मैंने कहा, हो सकता है बिल्कुल ये। देखो सबसे पहली बात समझो बच्चे, अगर 6.06 बोहर मैग्नेटन वैल्यू है तो रूट n इंटू n प्लस 2, राइट। अब n की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज रूट ऑफ 35। तो रूट ऑफ 35 अराउंड 6 से थोड़ा सा कम आएगा, 5.8 के आसपास कुछ आएगा। एंड अगर मैं n को 6 ले लूं तो रूट 6 इंटू 8 दैट इज रूट 42, वो तो 6.5 के आसपास आ जाएगा। तो ज्यादा क्लोज, एग्जैक्टली 6.06 वैल्यू तो नहीं आ रही, बट इसके ज्यादा क्लोज वैल्यू आएगी अगर हम n को 5 यहां पे लेते हैं। ठीक है, तो रूट n इंटू n प्लस 2 अप्रोक्सीमेटली 6.06 है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, हम जो कैलकुलेट करते हैं ना ये वैल्यूज फॉर्मूला के थ्रू,
और जो एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए आपको क्लोजेस्ट देखना है कि एन की क्या वैल्यू है जो इसके क्लोजेस्ट आंसर देगी। तो एन इज 5, ठीक है, क्लोजेस्ट ये आपको मिलेगा। तो बच्चे 5 अनपेड हैं। मैंगनीज की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 अनपेड होते हैं? देखिए मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d5, राइट। तो मैंगनीज से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और ये सारा आपका माइंड में होना चाहिए, बिकॉज हर बच्चे को भी ये पता होता है कि सर मैंगनीज 2 पॉजिटिव में D5 होता है, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो 5 के 5 वो अनपेड हो सकते हैं। Mn2 पॉजिटिव हो जाएगा 4s0 3d5, राइट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास अगर 5 अनपेड आ रहे हैं तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में होगा। मैंगनीज अगर 2 पॉजिटिव में है और HCN 1 नेगेटिव होता है, ऐसे 6 हैं, तो 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव मिला के कितना बचा ऊपर? 4 नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन माइंड में किया जा सकता था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज। आसान है काफी है, ठीक है। इसके सोर्स की बात भी करेंगे, तो देखते हैं सबसे जल्दी इसका आंसर कौन देता है बच्चा, और मेंटली सॉल्व करना है ये। बिल्कुल कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस देखो डायरेक्टली आपके माइंड में, अब तो ये इतनी बार रिपीट हो चुके हैं ये वाले कॉम्प्लेक्सेस, आपके माइंड में एकदम से आंसर आना चाहिए। सर वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली कि C2O4 खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ C2O4 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है, क्योंकि वहां पे किलेशन फैक्टर भी आ गया। अब देखिए आयरन बच्चे यहाँ पे 3 पॉजिटिव में, आयरन 3 पॉजिटिव इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए 3d5। आयरन 3 पॉजिटिव में 4s0 3d5 होता है, वीक लिगेंड है, तो D5 के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे। तो ये तो इमीडिएटली माइंड में होना चाहिए कि सर इसके पास तो पांचों के पांचों अनपेड हैं, और 5 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसी के पास मैक्सिमम हो गए। देन यहां पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है D6, वीक लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6 4 अनपेड यहां पे बचेंगे आपके पास, और यहां पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, और ये साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा, ऑक्सीडेट, ठीक है। तो यहां पे D6 जो होगा वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर जाएंगे, तो कोई अनपेड नहीं बचेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए तो ये बिल्कुल पहला वाला ही सही आ रहा है। अब देखिए क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? यस, डेफिनेटली एनसीईआरटी में दिया हुआ। देखिए FeF6 3 नेगेटिव हैज ए पैरामैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिया हुआ ना। COF6 3 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक विद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, व्हाइल CO C2O4 3 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक। तो एग्जैक्टली इन 3 लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन पूरा डिजाइन था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जेई वाले बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं जाते, कई बार जाते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से जाते हैं, वो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से चीजें पूछी जाती हैं। तो एटलीस्ट ये पैराग्राफ में जितने भी आपको ये केसेस मिल रहे हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात की है, उसको तो याद रखना चाहिए। मतलब दैट शुड बी ऑन योर टिप्स, कि पेपर में ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अच्छा कैलकुलेट करें, दैट इज वेरी वेस्ट टाइम। जिस बच्चे ने ये चीज अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस कर करके उसको बिल्कुल याद हो चुकी है, नॉट कि उसने रट्टा मारा है, पर उसने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि वो माइंड में एकदम से है कि अरे ये तो ऐसा होता है, वो इमीडिएटली टिक करेगा आंसर, विद इन 10 to 15 सेकंड इसका आंसर टिक कर देगा। और दूसरा बच्चा जो सॉल्व करेगा उसको 1 मिनट तो लग ही जाएगा। तो देखो ना कितना ज्यादा टाइम वहां पे बचा लिया। तो उस 1 मिनट में जिसने 15 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया था ये वाला, वो तो 1 मिनट की ड्यूरेशन में ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेगा, आराम से 2 और भी कर सकता है। समझ गए? वहीं पे डिफरेंस आता है। सॉल्व आपने भी कर लिया, दूसरे ने भी कर लिया, पर टाइम का गैप ही अल्टीमेटली रैंक में गैप लेके आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी कोशिश करिए मेंटली सॉल्व करने की, विदाउट कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल माइंड में सॉल्व करना, बहुत आसान है ये। ठीक है, देखो अब यहां पर आप जानते हैं बच्चे AgNO3 के साथ यहाँ AgCl बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे समझ रहे हैं इसको। इसका एक मॉलिक्यूल 2 क्लोराइड आयन देगा। ओके, 2 क्लोराइड को 2 Ag पॉजिटिव चाहिए। यस, तो जितने मोल क्लोराइड के होंगे उसको उतने ही मोल Ag पॉजिटिव आयंस भी चाहिए AgCl बनाने के लिए। यस, बात सही है। तो मेंटली सोचो, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ क्लोराइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Ag पॉजिटिव या AgNO3। अभी हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मिलीमोल कितने हैं? 20 × 0.01,
है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मिलीमोल आ गया आपके पास 0.2। अब एक मॉलिक्यूल 2 क्लोराइड दे रहा है, तो अगर इस मॉलिक्यूल के या कॉम्प्लेक्स के 0.2 मिलीमोल हैं, अब हर एक 2 क्लोराइड देगा, तो नंबर ऑफ क्लोराइड कितने होंगे या क्लोराइड के मिलीमोल कितने होंगे, डबल, दैट इज 0.4 मिलीमोल। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं मिलीमोल ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 0.2 and millimole of chloride is 0.4. This should be equal to millimole of AgNO3। ठीक है, तो AgNO3 के मिलीमोल अगर 0.4 हैं, तो अगर उसकी मोलैरिटी 0.1 है, तो 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 0.4 आए, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दैट इज वॉल्यूम शुड बी 4 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ AgNO3 इज 4 ml। तो बताइए ये माइंड में सॉल्व करना क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था। तो अब सोचो क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इट इज मोर लाइक सर बेसिक कॉमन सेंस मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये भी 15 सेकंड के अंदर आंसर इसका आ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज मेरिडिनल आइसोमर। वी ऑल नो सर फेशियल एंड मेरिडिनल, फैक एंड मर जो आइसोमरिज्म है वो MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। तो MA3B3 सर ये एक ही केस है यहाँ पे। अब व्हाट एग्जैक्टली इज फेशियल एंड मेरिडिनल, देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लेट्स से यहां पे तीनों पोजीशन पे मैं A रखता हूं, ओके, इन तीनों पे मैंने B रखा। तो बच्चों अब अगर मैं इन तीन पोजीशन को कनेक्ट करता हूं, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एक फेस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स होते हैं 6 और बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, तो 8 क्यों है, हेक्स क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ लिगेंड, इट इज अबाउट द कि जो पॉलीगन बन रहा है उसमें कितने फेस हैं। तो देखो ये एक फेस बना, वैसे ही ये दूसरा बनेगा, इधर कोई तीसरा बनेगा, इसी के पीछे चौथा बनेगा, तो 4 फेस ऊपर बन रहे हैं, वैसे 4 नीचे बनेंगे। तो इस पॉलीगन में बेसिकली 8 फेस हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, समझ गए। तो जब एक फेस के तीनों वर्टिसेस पे सेम लिगेंड प्रेजेंट हो तब उसको कहते हैं फेशियल या शॉर्ट फॉर्म में फैक, ओके। और जब ऐसा नहीं हो तो उसको मेरिडिनल कहते हैं। अब चलिए आपको मैं सिंपल सा क्वेश्चन इसी पे पूछ लेता हूं। सपोज मैं ऐसे लिखता हूं इसको, ठीक है। अब ये क्या है, फेशियल है या मेरिडिनल है, ये इमीडिएटली बच्चे के माइंड में जाता है, अरे सर ये फेस देखो सर A B A, सर फेस के तीनों पोजीशंस पे सेम लिगेंड नहीं है सर, ये फेशियल नहीं होगा, ये मेरिडिनल होगा। क्योंकि बच्चों ने कई उन्हें ऐसे रटा होता है कि 3 लिगेंड इकट्ठे आए तो फेशियल है, इकट्ठे नहीं है बीच में दूसरा है तो मेरिडिनल है, नहीं वो भी फेशियल है। क्यों, क्योंकि बात फेस के तीनों सेंटर पे है। तो ये वाला फेस आ गया ना यहाँ पे, इस फेस के तीनों सेंटर पे सेम लिगेंड है, ये भी फेशियल ही है, समझे। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, रट्टा मारना नहीं है। फाइन। अब अच्छा ये जो ज्ञान है सारा ये हटा दिया जाएगा, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आ गई हमारी एनसीईआरटी के नोट्स। तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ कहा है, यस एनसीईआरटी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जो तुम्हारा क्वेश्चन है पूछा हुआ वो एग्जैक्ट आप बोल सकते हो एनसीईआरटी से पूरा का पूरा है। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और यही केस CONH33NO2 3, ये भी आप बोल सकते हो कि सर बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम्पल दिया उसका ये। नेक्स्ट वन देखिए, नाउ दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसके ऊपर थोड़े से और डिटेल में हम जाएंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए और इसको भी आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन बड़ा आसान है ये। इफ निकल 2 पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय प्लैटिनम 2 पॉजिटिव इन द कॉम्प्लेक्स NiCl2Br2 2 नेगेटिव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गेट चेंज्ड। देखिए पहली बात ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ओके, बट हाँ एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जहां से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। अब अगर हम बात करें NiCl4 2 नेगेटिव की, ठीक है बेटा, NiCl4 2 नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, निकल आपका 2 पॉजिटिव में है, तो निकल 2 पॉजिटिव इज 4s0 3d8
और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो D8 में सारे पेयरिंग नहीं करेंगे और ये sp3 अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल में जाएगा। ओके, sp3 में आपको लगता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है? नहीं सर, वैसे भी यहाँ तो सर चारों सेम है तो यहाँ तो क्या ही होगा, पर इन जनरल चारों डिफरेंट भी हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टेट्राहेड्रल में नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप 2 क्लोरीन की जगह 2 ब्रोमाइड रखोगे वो भी वीक लिगेंड ही है, तो दैट मीन्स कि जो NiCl2Br2 2 नेगेटिव होगा वो भी sp3 ही होगा और इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। रही बात मैग्नेटिक मोमेंट की, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक एज वेल। समझ गए? अब द मोमेंट आप इसको निकल को प्लैटिनम से रिप्लेस करते हो एंड इट बिकम्स PtCl2Br2, तो आपने एक चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पर मैंने शायद आपको बताया ही कि प्लैटिनम पैलेडियम जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना डी ब्लॉक में 3D से 4D सीरीज, 4D से 5D सीरीज को, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो बढ़ जाती है, वो कंपैरेटिवली काफी बढ़ती है। तो नीचे वाले मेटल्स के लिए सेम वीक लिगेंड ही रखोगे पर स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, तो स्प्लिटिंग अगर बढ़ गई तो फोर्स्ड पेयरिंग आसानी से हो जाएगी। तो प्लैटिनम पैलेडियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं स्पेशली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, दे आर मोस्टली स्क्वायर प्लेनर। मोस्टली, तो मोस्टली क्यों बोल रहे हो, फिर सारे बोलो ना। सारे इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कभी कभी स्क्वायर प्लेनर से ज्यादा प्रेफर्ड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। व्हाई इज दैट? क्योंकि स्टेरिक फैक्टर में अगर आप देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स के बीच का एंगल 109.5 डिग्री है, तो ज्यादा दूर कहां पे हुए, टेट्राहेड्रल। तो अगर मेरे पास बल्कि लिगेंड्स हैं या स्टेरिक फैक्टर काफी बड़ा है वहां पे, तो आई विल प्रेफर कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रखा जाए कॉम्प्लेक्स को रादर देन स्क्वायर प्लेनर। तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से कुछ कॉम्प्लेक्स कभी कभी स्क्वायर प्लेनर की जगह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा नहीं बोल सकते कि सर हमेशा ही प्लैटिनम 2 पॉजिटिव की या पैलेडियम 2 पॉजिटिव की कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होंगे, नॉट ऑलवेज, बट मेजॉरिटी केसेस में यस। तो ये भाई साहब अगर DsP2 करेंगे तो DsP2 में देखो D8 सारे सारे पेयर अप कर जाएंगे, तभी तो D अंदर का एक खाली बचेगा और DsP2 होगा। तो DsP2 होने का मतलब है कि साथ में ये डायामैग्नेटिक भी हुआ, और दूसरी बात ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में तो आप सिस और ट्रांस इसके लिख सकते हो। तो देखिए ज्योमेट्री में डिफरेंस आ रहा है, यस आ रहा है। टेट्राहेड्रल था, अब ये हुआ स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है, हाँ जी, इसमें भी डिफरेंस हुआ, ये इसका नहीं था उसका है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं, ना तो ये शो कर रहा था ना वो शो करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज आया है, आया है, तो A B D इन तीनों में चेंज आया है। था एक अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी इंटेलिजेंट, नाइस डिसेंट क्वेश्चन। इन्होंने काफी सारी चीजों को एक ही क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लिया। रिवीजन में भी आपको काफी चीजें ये क्वेश्चन सिखा गया। अब देखिए ये मैंने आपके लिए कहानी दी है, इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो। ये वही कहानी है कि सर डाउन द ग्रुप जाके आपने जैसे कहा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा O, यहाँ पर हम चलो ऑक्टेहेड्रल की बात कर रहे हैं पर इन जनरल, ठीक है, इज अबाउट 50% ग्रेटर फॉर द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब 3D से 4D मेटल में जाओगे आप तो डेल्टा O की वैल्यू 50% बढ़ जाती है, 1.5 गुना हो जाती है, और वहां से भी और नीचे जाओगे थर्ड सीरीज में तो 20% और आगे बढ़ती है। ठीक है, इसलिए वीक लिगेंड के साथ भी वो क्या करते हैं, फोर्स पेयरिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी जो कहानी है वो काफी हद तक इस पैराग्राफ से आपको समझ आ जाएगी। यू कैन रेफर टू दिस, ओके। एंड आई थिंक ये जो सेशंस हैं नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं या अभी जिन्होंने रिसेंटली पढ़ाना स्टार्ट किया, आई थिंक उनके लिए भी ये सेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बिकॉज मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है ना, बच्चों को भी आती है टीचर्स को भी आती है, कि आंसर तो पता लग जाता है, बच्चे के लिए सिर्फ आंसर जानना इंपॉर्टेंट है, उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, बट टीचर के लिए एक्सप्लेनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चा ये नहीं बोलेगा सर आंसर क्या है, वो तो उसको पता है सर बुक में आंसर लिखा, सर क्यों है ये, यू नीड टू नो द रीज़न। ओके, तो आई थिंक जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं उनके लिए भी सेशंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आई विश कि मेरे टाइम पे भी ऐसे कुछ सेशन होते, पर नहीं थे, क्या करें। और एक और चीज़, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं दिया हुआ, और बच्चे इसको करते भी नहीं है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व किया करो, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत आसान नहीं है वो। तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, उसको करने के चक्कर में जितना आपको पढ़ना पड़ेगा
जिसे रिसर्च करनी पड़ेगी, दैट विल क्लैरिफाई ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, और जे मेन में जो पूछा जाएगा वो 99% आप सॉल्व कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस केएफ। अब ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, मान लो इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया आपको, ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है उसका क्या फॉर्मूला है, 4 ऑप्शन दे दी, फाइन। सेकंड, अ ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस केसीएल, उसका फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है। तो देखो, कॉपर सल्फेट व्हाइट को जब हम वाटर से के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो इट बिकम्स हाइड्रेटेड, ब्लू कलर का हो जाता है ये, और जब इसको पानी में डिसॉल्व ही कर देते हो तो ये बन जाता है CuH2O4 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट, ठीक है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। नाउ व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद फ्लोराइड आयंस, तो वाटर जो लिगेंड है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड, तो ये वो आपका एक लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है, ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में, वैसे इनऑर्गेनिक में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन भी एक नॉर्मल रिएक्शन रहता है। तो 4 वाटर लिगेंड आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड, ये आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक है। देन जब इसको आप क्लोराइड से ट्रीट करोगे तो चारों रिप्लेस होंगे Cl से, ये ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स, इनके कलर्स याद कर लीजिए, ठीक है। इनके फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी आ सकता है। ये पूछ सकता है कि इसका जब KF से रिएक्शन हुआ तो फाइनली कॉपर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री को लेके क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। अब ये तो आपके इमीडिएटली मतलब ऐसा होना चाहिए कि सर ये आंसर है, सोचना भी नहीं है। क्यों? लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ ये। तो CrOH टू ClBr, अब क्योंकि ClBr 2 है तो ट्रांस एक आइसोमर आ जाएगा आपका, है ना, आएगा ना। क्रोमियम Cl और Br को ट्रांस में रख सकते हैं और ऑक्सिलेट आपका इस तरह से 2 आ गए। अब इसमें तो आपके पास क्या आ गया, यू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये कायरल तो नहीं है, दिस इज ए कायरल। पर इसका जो आप सिस आइसोमर लोगे, दिस इज कायरल, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो दिस विल एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एनैंटियोमर। तो ये पेयर ऑफ एनैंटियोमर और ये मिला के कितने हुए, 3। तो ये डायरेक्टली आंसर मुंह पे होना चाहिए कि सर इसके 3 होते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप एग्जाम्पल 9.6 एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दिया हुआ ये, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था। चलिए नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो वही सारे रिपीट हुए हैं। अब याद आया वो वाला पैराग्राफ पीछे जो हम देख रहे थे, ये वाला भी था, ये वाला भी आई थिंक प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स था वहां पे, ये वाला भी था, वो वाला भी था, ठीक है। तो एकदम से माइंड में आना चाहिए सर Fe3 पॉजिटिव और साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फोर्स पेयरिंग कर पाएगा, पर Fe3 पॉजिटिव सर D5, ओके, D5 में 1 2 3 4 5, सर 4 तो पेयर अप कर जाएंगे, 5वां अकेला बचेगा, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। CuF6 कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, वीक लिगेंड, तो D6, तो D6 में वीक लिगेंड अगर है तो आपके पास 4 अनपेड होते हैं, ठीक है। अब तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, वीक लिगेंड D5, D5 मतलब 5 के 5 अनपेड, 5 से ज्यादा अनपेड तो होते ही नहीं है ना डी में, तो अगर ये 5 है तो ये सबसे आगे आना चाहिए। और यहाँ पे देखो मैंगनीज 3 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव इज D4, तो D4 में क्या हो जाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 2 3। अब गलती से ये मत बोल देना सर D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, चारों के चारों पेयर कर जाएंगे, नहीं। D4 ऑक्टाहेड्रल में कैसा जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ में पेयरिंग होगी, तो अभी भी 2 अनपेड बचेंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अभी भी 2 अनपेड बचेंगे। तो बच्चे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसकी आई, MnBr4, एक ही ऑप्शन में वो सबसे आगे दिया हुआ है, तो ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना था, ठीक है। तो ये जो सारे केसेस हैं इनको याद कर लो अच्छे से, टिप्स पे होने चाहिए आपके, ठीक है। फिर से वो पैराग्राफ आ गया, देखो ये दिया ही हुआ है, MnCN6 3 नेगेटिव वाला भी दिया है, FeCN6 3 नेगेटिव वाला भी दिया है, तो देखो डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही था। नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। चलिए 15 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए।
अभी अभी बात की मैंने, जल्दी से चैट में इसका आंसर साथ साथ में लिखते चलिए। एफिशिएंसी 3 नेगेटिव अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पे, अभी बोला हमने 1। एफपीएफ6 3 नेगेटिव में एफपी आपका 3 पॉजिटिव है, D5 और वीक लिगेंड है तो पांचों के पांचों अनपेड है। CF6 में अभी बोला 4 हैं, ऑक्सिलेट क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, क्रोमियम में कोबाल्ट नहीं है, गलती से जल्दबाजी में इसको कोबाल्ट मत पढ़ लेना। क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज 4s0 3d3। तो 3d3 में स्ट्रॉन्ग रखो लिगेंड, वीक रखो, क्या फर्क पड़ता है, 1 2 3। पोस्ट पेयरिंग तो स्टार्ट ही चौथे इलेक्ट्रॉन से होती है, इसके तो 3 अनपेड, और NiCO4 आपका डायमैग्नेटिक होता है, इसमें 0 अनपेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन NiCO आपका सबसे पीछे आ जाएगा और B आपका सबसे आगे आ जाएगा, ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है। डन। चलिए नेक्स्ट वन, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखो कॉपर सल्फेट में यहाँ पे 4 जो वाटर लिगेंड है वो साइनाइड से कंबाइन करके CuCN4 2 नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, और उसमें से जब H2S गैस को पास किया गया, अब ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन भी बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, नो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, नो कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। NCERT का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो सॉल्व करके दिया है, पढ़ के चले जाना, यू नेवर नो। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप आराम से इसको पढ़ो, समझो और सोच समझ के एक आंसर दो इसका चैट में कि क्या आपको लगता है। ठीक है, सोच समझ के, रटा हुआ आंसर नहीं होना चाहिए कि सर आंसर तो हमें पता है, उसके पीछे की रीजनिंग नहीं पता। काफी सारे होंगे ऐसे जिन्होंने ये प्रॉब्लली किया भी होगा, ऑनलाइन के ना के सोल्यूशन इसका देखा होगा। ठीक है, अब हम उसकी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। देखो असर्शन बोल रहा है, इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड FeCO5 द मेटल्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, क्योंकि दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये खुद न्यूट्रल है, तो निकल को भी फिर न्यूट्रल ही होना है, तभी पूरा कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल होगा। असर्शन तो सही है। अब बच्चे ये ना आपके मेटल कार्बोनिल्स हैं, मेटल कार्बोनिल में हमने सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ी है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, लिगेंड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करता है, तो सिग्मा के थ्रू डोनेशन जा रही है, और जो मेटल है वो पाई के थ्रू वापस से बॉन्डिंग कर रहा है, तो मेटल से कार्बन की तरफ को वापस डोनेशन आ रही है दोनों तरफ से। तो लिगेंड सिग्मा डोनर है, मेटल पाई डोनर है। ठीक है, तो लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है ना पाई बॉन्ड के थ्रू, तो लिगेंड पाई डोनर नहीं है यहां पे, इट इज पाई एक्सेप्टर। अब जरा देखिए रीजन में क्या लिया हुआ है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड्स capable of pi donor character। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे जो कार्बोनिल है, इट डजंट हैव पाई डोनर कैरेक्टर, इट हैज पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर, तो रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में आज चले जाते हैं इसकी। देखिए लिगेंड्स को अगर हम क्लासीफाई करें, वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल इसके ऊपर बनती है, उतना चिंता नहीं करनी, बस टू द पॉइंट समझो। लिगेंड में एक केस आता है जब लिगेंड से मेटल की तरफ को सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ओके, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, लाइक अमोनिया, वाटर, इथाइलिन, डायमीन, EDTA4 नेगेटिव, ट्राइन एटसेट्रा, ये सारे आपके लिगेंड टू मेटल सिग्मा के थ्रू, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू डोनेशन कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो आता है जब लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्डिंग है एंड मेटल से लिगेंड की तरफ या लिगेंड से मेटल की तरफ पाई बॉन्डिंग भी साथ में। ठीक है, मतलब दो तरफ से बॉन्डिंग हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, बट उसमें ऐसा भी होता है कि मेटल लिगेंड को डोनेट कर रहा हो, ऐसा भी होता है कि लिगेंड ही मेटल को पाई बॉन्डिंग के थ्रू भी डोनेट कर रहा हो। तो जो क्वेश्चन पीछे था वो किसकी बात कर रहा था, वो बात कर रहा था ये पाई डोनर लिगेंड्स है ना, ये वाले किस की बात। तो देखिए, with suitable vacant orbitals to receive back electrons from metal center, अगर लिगेंड के पास ऐसे सुटेबल वेकेंट ऑर्बिटल हैं कि मेटल से आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो रिसीव कर सकता है, तो उसको पाई एक्सेप्टर कहेंगे। तो ऐसा होता है कि वो सिग्मा के थ्रू डोनेट करता है और पाई के थ्रू अपने पाई में एक्सेप्ट कर लेता है वापस। इसको पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं, क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो पाई के थ्रू वो वापस ले रहा है तो पाई एसिड हुआ। ठीक है, जैसे PR3, कार्बोनिल, साइनाइड, बाइपिरिडिल, एल्कीन्स, बेंजीन, NO पॉजिटिव, ये सारे आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं।
सिग्मा के थ्रू डोनेट करते हैं और पाई के थ्रू वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं मेटल से, ठीक है। देन कुछ ऐसे भी लिगेंड्स हैं जो सिग्मा के थ्रू भी डोनेट कर रहे हैं और पाई के थ्रू भी डोनेट कर रहे हैं, ओके। तो दे हैव सूटेबल फिल्ड ऑर्बिटल फॉर पाई डोनेशन, राइट। तो ये जनरली आपके नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, तो दे आर सिग्मा डोनर प्लस पाई डोनर, लाइक हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सारे, तो सारे हैलाइड्स हो गए, है ना, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये हो गए। तो बस ये थोड़ा सा इतना सा कहानी अगर आप याद कर लें तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 4 लिगेंड्स आ गए और पूछ लिया विच वन इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पता होना चाहिए ना कि पाई एक्सेप्टर क्या है। या पूछ लिया कि CO इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा एक्सेप्टर पाई डोनर, सिग्मा डोनर पाई डोनर, 4 तरह के कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, है ना, सिर्फ कार्बोनिल के ऊपर ही बन सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएं कि जो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये ओवरऑल कैसे हो रही है। देखिए मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनिल पोजेसेस बोथ S एंड P नहीं, एक्चुअली ये सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, ठीक है। तो मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल जो है ना ये एज ए लिगेंड का काम करता है, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल में कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर रहा है, और ये जो डोनेशन है ये सिग्मा के थ्रू हो रही है। वाई से सिग्मा क्यों बोल रहे हैं इसको, कैसे कंफर्म हो कि सिग्मा है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। कार्बन का जो ऑर्बिटल है कंटेनिंग द लोन पेयर, इट इज ओवरलैपिंग विद द मेटल का जो उस डायरेक्शन में ऑर्बिटल था, तो प्रोबेबली दिस वन dx² - y², ठीक है, क्योंकि ये उसके साथ अलाइनमेंट में आएगा तो हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो यहाँ पे दोनों का हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्डिंग है। तो मेटल का ये एम्प्टी ऑर्बिटल था और कार्बन का ये फिल्ड ऑर्बिटल था जिसके पास लोन पेयर था, इनके ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड बना। अब तो पाई बॉन्ड बनेगा, अब देखो dx² - y² तो आपने सिग्मा बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिया, राइट। तो पाई बॉन्डिंग किससे बनेगी, मेटल का जो dxy है, ठीक है, ये अब कार्बन का जो लोन पेयर था, ठीक है, वो किसके पास था आपका, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास होगा, वो ओवरलैप कर गया। पर इसके जो पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो पाई बॉन्डिंग तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, पर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़े हुए थे। तो कार्बोनिल के ये पाई एंटी बॉन्डिंग खाली हैं, पर मेटल के जो dxy वगैरह हैं दे आर फिल्ड, तो उनसे वो इलेक्ट्रॉनिसिटी वापस से कार्बोनिल की तरफ भेज रहा है। तो ये आपकी बैक बॉन्डिंग की तरह हो रहा है, ठीक है, पाई एक्सेप्टर वाला काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों तरह के जो बॉन्डिंग है ये मिला के एक सिनर्जिक इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जितना ज्यादा मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता जाएगा, वीक होगा तो उसका बॉन्ड लंबा होगा, लंबा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, समझ गए। ये फर्क पड़ता है। फिर उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चला गया, पर इसी के आगे कंटिन्यूटी में वो टॉपिक चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे TiH262 2 पॉजिटिव है, VH262 2 पॉजिटिव है, MnH263 3 पॉजिटिव है, FeH263 3 पॉजिटिव है। सारी एक्को साइंस हैं, ये सारा एनसीईआरटी के पैराग्राफ में दिया हुआ है, नॉर्मल एक्को साइंस है। एक आपके पास टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, फिर है वेनेडियम 2 पॉजिटिव, फिर है मैंगनीज 3 पॉजिटिव और फिर आयरन 3 पॉजिटिव। सोचिए टाइटेनियम कितना था, S2D2, तो 2 पॉजिटिव में S0D2, दिस इज D2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। वेनेडियम कितना होता है D3, तो D3 में आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज 3 पॉजिटिव कितना होता है D4, ठीक है, तो ये आ जाएगा D4, तो दैट इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड यप, तो Fe3 पॉजिटिव अगर बात करें तो Fe3 पॉजिटिव, अच्छा सॉरी Mn3 पॉजिटिव भी था। D4 में अब क्योंकि वीक लिगेंड है, ठीक है, तो D4 में हमारे पास क्या आएंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और Fe3 पॉजिटिव इज D5 और वीक लिगेंड है तो 5 के 5 अनपेड हैं। तो आई थिंक अब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है CFSC, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता लगे 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास बच्चों जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है तो ऊपर हमारे पास आता है Eg 2 ऑर्बिटल का सेट और नीचे आता है T2G,
ठीक है। तो ये जो रेफरेंस एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर से हम कितना नीचे जाते हैं, -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर कितना जाते हैं, +0.6 डेल्टा ओ। तो जब मेरे पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कहां जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेंगे पहले 1 2। तो दो इलेक्ट्रॉन नीचे गए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब नीचे गया तो -0.4 डेल्टा ओ, एक और गया तो अगेन -0.4 डेल्टा ओ, तो मतलब टोटल -0.8 डेल्टा ओ। तो ए मैच कर जाएगा 4 के साथ, -0.8 डेल्टा ओ। ठीक है, तो ए मैच कर रहा है 4 के साथ, ये ऑप्शन आउट होगी, ये ऑप्शन आउट होगी। अब देखो जब n 5 होता है आपके पास, तो 5 में क्या है, नीचे 3 ऊपर 2, तो नीचे 3 का क्या आ जाएगा, -0.4 इंटू 3 दैट इज -1.2, और ऊपर आ जाएगा +0.6 इंटू 2 दैट इज +1.2। ऐड करो 0। तो जब नीचे 3 हो ऊपर 2 तो वो परफेक्टली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नेट एनर्जी वाला आपका 0 आता है। तो वो किस में आ रहा है, वो आयरन वाले केस में आ रहा है, तो डी का मैच कर जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो ए का हमारा 4 था, डी का 3 हो जाएगा, A4 D3, अच्छा दोनों में ही दिया हुआ है, B1 भी है, सी का चेक करना है हमें। तो सी में देखो अगर आप मैंगनीज में N4 है, तो 3 नीचे एक ऊपर, 3 नीचे क्या रहेगा, -0.4 इंटू 3, ठीक है, -1.2 प्लस 0.6, तो कितना आ गया, -0.6। तो ये आ जाएगा आपका सी का आ जाएगा 2, सी का 2 दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना आई थिंक काफी आसान है, एंड देर आर सम एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपके लिए दे दिए हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, देख सकते हो। D1 D2 D3 D4, ठीक है, हाई स्पिन वाले केस मतलब वीक लिगेंड वाले, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले उसमें कैसे होगा, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो P लास्ट में ऐड किया, दैट P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे तब तो ठीक था, पर जब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है वो बेरी सेंटर के रेफरेंस में, तब हम वहां पे पेयरिंग एनर्जी भी ऐड करते हैं, क्योंकि पेयर होने के लिए भी तो खर्चा होगा, वहां पर भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। अभी अगर आपने सॉल्व किया है पहले तो बताइए, नहीं किया तो ये बताइए कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक काफी सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं, इसकी डिटेल है ही नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। तो जो एनसीईआरटी के थ्योरी में नहीं मिलता वो कहाँ पे मिलता है, लैब मैनुअल में मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको लैब मैनुअल में देखते हैं, पर देखो काफी अच्छा है, 4 डिफरेंट टेस्ट के फाइनल जो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं उनके कलर के बारे में पूछा हुआ है। चलिए हमारे फिर कुछ थ्योरी भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। देखिए ये लैब मैनुअल से, तो प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट Fe4 FeCN6 थ्राइस, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, Fe4 FeCN6 थ्राइस आपका ब्लू के साथ मैच कर जाएगा, तो डी मैच कर गया 4 के साथ। अरे वाह, डी मैच करके 4 के साथ, एक ही को सॉल्व करना था, बाकी को सॉल्व करना ही नहीं था, एक से आंसर आ गया। चलो पर फिर भी बाकियों को भी देख लेते हैं हम सारे के सारे। सेकंड है टेस्ट फॉर मैंगनीज आयन। ठीक है, तो मैंगनीज आयन देखो MnOOH ट्वाइस इज ब्राउन कलर। ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट वन कोबाल्ट आयन का टेस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3 बनता है, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये आया। और इसके बाद टेस्ट फॉर मैग्नीशियम आयन, सॉल्ट एनालिसिस का लास्ट है ये, लास्ट पेज से भी पूछा हुआ है, यहाँ पे बना मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस के भी आप अगर इनको याद ही कर लो साथ साथ में। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, देखो सॉल्ट एनालिसिस की काफी सारी केसेस हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन है याद करने के लिए, तो आप एक पेज ऐसा बनाओ, ठीक है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दे आर आस्किंग अबाउट कि कौन से कॉम्प्लेक्स का क्या कलर है, तो उस सारे सॉल्ट एनालिसिस के शीट को एनसीईआरटी वाला जो पीडीएफ है उसको स्टडी करके, इस कॉम्प्लेक्स ये कलर, इसका ये कलर, ये सॉल्युबल ये इनसॉल्युबल, ठीक है, एक पेज ऐसी ही इंफॉर्मेशन का बना दो प्योरली, क्योंकि डिफरेंट मेटल आयंस के लिए या एनायंस के लिए जो भी हम टेस्ट करते हैं उसमें फाइनली जो प्रोडक्ट आता है उसके जनरली हम उसके कलर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट में इट इज द कलर ऑफ द फाइनल कंपाउंड या प्रोडक्ट विच कंफर्म्स के टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, तो उस कलर्ड कंपाउंड को लिख लो, ये कॉम्प्लेक्स है या फिर ये कंपाउंड बनता है इसका कलर ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके एक अच्छा पेज बन जाएगा, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और जरूरी नहीं आपको पूरा सॉल्ट एनालिसिस रटना है, अगर आपने एक डिसेंट नोट्स बना लिए कलर ऑफ कंपाउंड के कॉम्प्लेक्सेस के भी, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्टली हमें चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6 एंड Mn2CO10 इज। एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, है तो है, चलिए करिए फिर, जल्दी से आंसर दीजिए चैट में, क्या होगा आंसर इसका? ब्रिजिंग कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल एज अ ब्रिज काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स में। तो आप देखो टंगस्टन का तो स्ट्रक्चर नहीं है, बट क्रोमियम वाला केस है, CrCO6 है, तो जैसा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे टंगस्टन का बनेगा, सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो, तो CrCO6 में कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही, तो इसमें तो जीरो हो गया। और Mn2CO10 में भी देखो कोई भी कार्बोनिल एज अ ब्रिज काम नहीं कर रहा, ये है यहाँ पे देखो CO2CO8 में, यहाँ पे कार्बोनिल, ये दो कार्बोनिल एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, बट Mn2CO10 में या CrCO6 या WCO6 में कोई भी ब्रिजिंग नहीं हो रही, तो आंसर इज जीरो। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से था ये, और ये अच्छी बात की उन्होंने कि WCO6 लिखा रादर देन CrCO6, ताकि बच्चा थोड़ा सा दिमाग तो लगाए कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो वैसी ही बॉन्डिंग वो करेगा, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डायरेक्टली हम सॉल्यूशन ही देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अगेन थोड़ा नहीं ज्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, डिसॉल्व्स, अब ये भी एक थोड़ी टिपिकल इंफॉर्मेशन है याद रखने के लिए। अब देखो ये सारे कॉम्प्लेक्स कहां पढ़े हैं, Fe4 FeCN6 थ्राइस तो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट है ये, एक सॉल्युबल प्रेशियन ब्लू भी आता है हमारे पास, बट उसका फॉर्मूले में पोटेशियम रहता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेशियन ब्लू प्रेसिपिटेट है, तो ये तो सॉल्युबल नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्युबल होता तो प्रेसिपिटेट क्यों बोलते हैं इसको, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। K3CONO26 ये भी पीछे पढ़ा था अभी हमने, आई थिंक येलो प्रेसिपिटेट था ये, हाँ ये आ गया ना, हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट येलो प्रेसिपिटेट, तो ये भी प्रेसिपिटेट है। अब बचे ये दो, इनको देखो, ये आपके पास, ठीक है, अमोनियम फॉस्फो, आई थिंक कुछ मॉलिब्डेट सा बनेगा ये, दिस इज कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये भी प्रेसिपिटेट आ गया। एंड अब ये वाला पैराग्राफ लास्ट में पढ़ो, एसीटेट के आयंस के लिए टेस्ट। एसीटेट का जो टेस्ट है, इसमें एक तो ये बनता है ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट, FeOH ट्वाइस और एसीटेट, पर ये नहीं दिया हुआ है, दिया Fe3OH2CH3CO6, ये दिया हुआ है। तो यहां पर आप पढ़े, एसीटेट गिव्स डीप रेड कलर ऑन रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3 solution due to the formation of a complex ion which decomposes on heating to give, मतलब ये डिकम्पोज करता है हीट करने पे, तब ये प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब ये सॉल्युबल था, तब देखो ना आयंस की फॉर्म में लिखा हुआ ये, राइट, तो मतलब ये सॉल्युबल था, तो दिस इज सॉल्युबल, और यही आपको यहां पे पूछा है। ठीक है, तो अगेन सॉल्ट एनालिसिस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये, ओके डन। चलिए नेक्स्ट वन देखें, if the CFSE of TiH2 3 positive is minus 96 kilojoule per mole, this complex will absorb maximum at what wavelength? अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है पर आसान क्वेश्चन, आई थिंक आप इसको आराम से कर लेंगे। अब इसको डिस्कस करते हैं, एक बार आप भी एक बार बताइए जल्दी से, आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या करना है? आता है तो अच्छी बात है, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेशन, देखेंगे डायरेक्टली करना क्या है। देखो तो CFSE माइनस 96 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है, तो टाइटेनियम यहाँ पर आपका 3 पॉजिटिव है, तो बच्चे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, टाइटेनियम होता है 4s2d2, ठीक है, तो 3 पॉजिटिव में आ जाएगा D1 है, एंड Eg D2G, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो वो आ जाएगा -0.4 डेल्टा O, तो इसका जो CFSE है दैट इज -0.4 डेल्टा O, और ये दिया गया आपको -96 किलो जूल पर मोल के बराबर, तो इसका मतलब है कि यहां से डेल्टा O निकाला जा सकता है, 96 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है, तो इसका डेल्टा O निकल जाएगा। अब बोल रहा है दिस कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एट व्हाट वेवलेंथ, ठीक है, अच्छा एब्जॉर्ब मैक्सिमम एट वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स एक तरह से आपको पूछा जा रहा है, बच्चे एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, राइट, लैम्डा अगर मुझे मैक्सिमम रखना है तो फिर एनर्जी मेरे पास मिनिमम आ जाएगी, तो मतलब ये बोल रहा है एक्चुअली ये मिनिमम गैप, इसके बारे में बात कर रहा है, तो दिस डेल्टा O, ठीक है, ये जो आपका गैप है, क्योंकि इसको एक्साइटेशन कर रही है तो यहां से ऊपर यही जाएगा ना ऊपर, इससे एक्साइटेशन में यहां से अगर यहां तक जाता है तो जो एनर्जी होगी डेल्टा E दैट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा
एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओ के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन से डेल्टा ओ निकाल लो 96 डिवाइड बाई 0.4 और उसको HC बाय लैम्डा के इक्वेट कर लो और वहां से आपके पास सॉल्व करके लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन ये, बट अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इन्होंने CFSC की भी बात कर ली, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की भी बात कर ली और साथ में एक्साइटेशन की एनर्जी की भी बात कर ली, लैम्डा मैक्स भी पूछ लिया, है ना। तो मल्टीपल चीजें क्वेश्चन में पूछ ली, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपने काफी कुछ सीखा। अब आपको पहले से एक मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, नेक्स्ट सेशन में 2022 के जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कुछ बहुत जबरदस्त चीजें पूछी जा रही हैं, बहुत जबरदस्त। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ा है आपने? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछी गई है 2022 में। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में भी कुछ नॉर्मल चीज नहीं पूछी कि 4 कॉम्प्लेक्स में से किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रही है, उसके बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन पूछी जो नॉर्मली जिसने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ी भी होगी उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी होगी, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट easily accessible available। ठीक है, यू विल हैव टू एटलीस्ट सर्च थ्रू 4-5 बुक्स, तब आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया हुआ है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे, तो हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की पूरी डिटेल में बात भी करेंगे एंड विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिएक्टिविटी। ठीक है, जो होती है कॉम्प्लेक्सेस की, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट, बाय।